अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एंगुलर 5 के इस क्रैश कोर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एंगुलर 5 की क्रैश कोर्स सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन को, प्रॉपर्टी बाइंडिंग को, इवेंट बाइंडिंग को और टू वे बाइंडिंग को। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि हम आज इवेंट्स पे मतलब जो है हमारी जो एक्चुअल क्लास होती है, कंपोनेंट की क्लास, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि उस क्लास के थ्रू हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग, टू वे बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग और इंटरपोलेशन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जो हमने एक्सपोर्ट क्लास बनाते हैं जब हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, या अगर हम डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट की एग्जांपल ले लें तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक टाइटल का हमने एक टाइटल की प्रॉपर्टी बनाई थी जिसको इक्वल टू परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस किया था। और जैसे ही हमने इसको फ्रंट एंड पे व्यू किया था ऐसे, तो यहाँ पे परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा हुआ आ गया था। तो इसके अलावा वेलकम टू ओवर एंगुलर ऐप हमने कंपोनेंट के थ्रू लिखा और इसको डिस्प्ले करवाया। तो ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये होती है इंटरपोलेशन। मतलब अब हमने इस कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, मतलब टाइप स्क्रिप्ट की जो हमारे पास फाइल है, उसके अंदर जो हमारे पास क्लास है, उस क्लास के अंदर हम मेथड्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं और उनको हमें फ्रंट एंड पे यूज़ करने के लिए बाइंडिंग्स का सहारा लेना पड़ता है। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो हम उसको इंटरपोलेशन या प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मेथड है तो हम उसको इवेंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम टू वे बाइंडिंग करना चाहें तो इसके लिए हम डायरेक्टिव यूज़ करते हैं एंगुलर 5 का, जो है एनजी मॉडल। और एनजी मॉडल को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है या कंपोनेंट है या मॉड्यूल है एंगुलर 5 का, फॉर्म्स का मॉड्यूल। वो इंपोर्ट होना मॉड्यूल में ज़रूरी है, अदरवाइज एनजी मॉडल काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे अपने लोरम एप्सम के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ कंटेंट थे। उसके बाद हमने HTML के कंटेंट के अंदर कुछ लिखा था यहाँ पे H2 के अंदर, और यही वो चीज़ जो थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई थी। ठीक है। और इसके बाद हमने जब अपना ट्यूटोरियल ख़त्म किया था तो यहाँ पे हमने क्लिक का इवेंट लिखा था। मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल, मतलब आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरपोलेशन क्या होती है। इंटरपोलेशन बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास इस कंपोनेंट डॉट टी एस में, जो हमारे पास क्लास है जब हम कंपोनेंट जनरेट करते हैं, उसके अंदर उस कंपोनेंट के नाम के साथ डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस जो फाइल होती है, टाइप स्क्रिप्ट फाइल, उसके अंदर जो क्लास होती है उसके अंदर हम जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस किया जा सकता है इंटरपोलेशन के थ्रू। सपोज मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ टाइटल की और उसके अंदर लिख देता हूँ कोई भी नेम लिख देता हूँ सपोज। तो नेम लिखने के लिए मैं यहाँ पे फेकर को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ, इमेज है, डेट है, एड्रेस है, नेम है, ये नेम को यूज़ कर लेता हूँ। तो नेम में हमारे पास फाइंड नेम, जॉब टाइटल वगैरह जो भी, हम इसको फर्स्ट नेम क्या लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया। फिर हम इसके बाद नेम के बाद हम लास्ट नेम भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टाइटल नेम आ गया। इसको आप वेरिएबल नेम को कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप नेम भी लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को हम अगर अपने HTML के डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एक्सेस करना चाहें तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है इंटरपोलेशन को। तो इंटरपोलेशन लिखने के लिए वेलकम हम लिखेंगे और इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं और उसके अंदर हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। सिंपली इतना करने से आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम, तो ये हमारा स्टैटिक टेक्स्ट है। तो यहाँ पे ये जो नेम की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास ओरलो बॉयले वही है जो हमने यहाँ पे ऐड की थी। तो इस इंटरपोलेशन के थ्रू हम इजीली अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंटरपोलेशन के थ्रू हम मतलब क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है,
सपोज करते हैं कलर रेड के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं सॉरी क्लास है ये, कलर रेड के नाम से मैंने बनाई है। और यहाँ पे इसमें का स्पेस दे दें, ग्रीन कलर दे रहा है कि डू नॉट यूज, अच्छा एम्प्टी रूल्स। अब मैं इसको कहता हूँ कलर रेड। एक और मैंने कलर ग्रीन और इसके मैंने अंदर लिख दिया कलर ग्रीन। ये दो मैंने प्रॉपर्टी बनाई। अब इन प्रॉपर्टीज को मैं असाइन करना चाह रहा हूँ क्लास को, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे H2। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर ग्रीन है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने CSS में H2 का कलर ग्रीन दिया हुआ है। लेकिन सपोज मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ CSS में से, ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब हमारा डिफ़ॉल्ट कलर हो गया इसका ब्लैक। अब मैंने दो यहाँ पे CSS प्रॉपर्टीज़ बनाई है, कलर रेड और कलर ग्रीन। अब ये क्या है, ये CSS की क्लास की प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर हम इसको क्लास के अंदर लिखेंगे तभी हम इनको एक्सेस कर सकेंगे इनकी वैल्यूज़ को। तो वो लिखने का तरीका दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपना HTML के अंदर यहाँ पे लिख दें क्लास इज इक्वल टू कलर रेड, ठीक है, तो उसका कलर रेड हो जाएगा, ये इजी। बट सिचुएशन ये है कि अगर मैं यहाँ पे कलर रेड दे देता हूँ यहाँ पे क्लास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करूँ, प्रॉपर्टी मेथड के थ्रू, जो कि एंगुलर 5 की प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस कंपोनेंट डॉट ts में एक वेरिएबल बना देता हूँ क्लास का, सॉरी क्लास तो रिजर्व वर्ड है, तो मैं इसको CLS का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको मैं असाइन कर देता हूँ क्लास, जो भी हमने उसके अंदर CSS कंपोनेंट के अंदर कलर ग्रीन या कलर रेड जो भी हमने दिया था वो हम यहाँ पे कलर रेड दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर रेड दे दिया। अब इस CLS को मैं प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी नेम, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी जिसको हमने असाइन करनी वैल्यू वो क्लास है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं CLS लिख दूंगा। जैसे ही मैंने लिखा आपने देखा उसका कलर रेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको कलर ग्रीन कर दूंगा तो यहाँ पे भी कलर ग्रीन हो गया। मतलब अगर आप यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास कलर ग्रीन है, जबकि हमने यहाँ पे क्लास क्या लिखा है, CLS। तो ये हुई प्रॉपर्टी इंटरपोलेशन, मतलब हमने प्रॉपर्टी क्लास को ये CLS वेरिएबल असाइन कर दिया। तो अब डेफिनेटली ये इस क्लास में आएगा और यहाँ से जो भी CLS की प्रॉपर्टी की अगेंस्ट उसकी वैल्यू है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर सकते हैं। ये हमने कर दी प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो हमने दो चीज़ें सीख ली, इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंड। अब आपको पता ही होगा कि हर जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी डिफरेंट। जैसे हमारे पास अगर मैं यहाँ पे सपोज इनपुट वैल्यू लगा देता हूँ तो इसमें वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक प्लेस होल्डर होता है और एक वैल्यू का वेरिएबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूँ और इसके अंदर हम एक वेरिएबल कोई ले लें, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू और डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर। अब इसका मतलब है कि ये वेरिएबल हम यहाँ पे हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा और इसको कोई वैल्यू असाइन करनी होगी। फिर इसके बाद हमें ये भी वेरिएबल चाहिए होगा या प्रॉपर्टी चाहिए होगी, क्योंकि क्लासेस के अंदर इन वेरिएबल्स को प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे भी इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू दिस, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे कोई एरर दे रहा है कि जी डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर सिंस इट इज़ एन नोन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। ये तो मैंने बना दिया यहाँ पे, ओ सॉरी सेमीकोलन लगाना भूल गया। तो डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, और इसमें मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और या इसमें भी मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर। तो अब वो कह रहा है कि जी कैन नॉट बाइंड डिफ़ॉल्ट सिंस इट्स अ नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। वो कह रहा है कि इसको हम बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नॉन प्रॉपर्टी नहीं है प्लेस होल्डर। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं, अगर
तो अब ये हमारे पास ठीक हो गया और यहाँ पे अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हमें उस वेरिएबल का नाम भी देना होगा। सॉरी, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ आई मेकिंग दिस मिस्टेक। यहाँ पे हमें वैल्यू लिखना था और यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखना था। इसी तरह प्लेस होल्डर प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी नेम हमें लिखना था और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर इस तरीके से हमने लिखना था। तो अब यहाँ पे ये हमें कंपोनेंट इसके अंदर इसको कॉपी किया और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके अलावा यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब प्लेस होल्डर, अब हमारे पास वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई है और हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी यहाँ पे आ गई है। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ये इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसको एम्प्टी कर दें, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दें, तो इसकी जगह अब हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्लेस होल्डर आप देख रहे हैं आ जाएगा। तो ये होती है हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग। एंड सॉरी अगेन फॉर द मिस्टेक जो मैंने करी। तो इंशाल्लाह इस मिस्टेक की वजह से आपको भी पता चल गया होगा कि ये मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जिसको आप वो वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। तो ये होती है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब बात करते हैं हम इवेंट बाइंडिंग की। इवेंट बाइंडिंग बेसिकली क्या होता है कि अगेंस्ट आप एक पर्टिकुलर एक्शन के अगेंस्ट जब कोई ट्रिगर के अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रिगर है, जैसे क्लिक एक ट्रिगर है, चेंज एक ट्रिगर है और यह एक इवेंट है, इनको इवेंट भी कहा जाता है। जब ये ट्रिगर होते हैं, ये क्लिक का इवेंट ट्रिगर होगा, उसके अगेंस्ट आप एक फंक्शन रन करना चाह रहे हैं अपनी क्लास के अंदर जो TS फाइल है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक बटन लगा लेता हूँ और उस बटन की वैल्यू है क्लिक मी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और यू क्लिक्ड और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ टाइम्स। तो इसमें एक वैल्यू मैं दे देता हूँ टाइम्स, ठीक है। इसके अंदर भी टाइम्स। अब ये जो टाइम्स है ये बेसिकली यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, अगर कोई एरर नहीं आता तो यू क्लिक्ड लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, किधर लिखा, हाँ ये यू क्लिक्ड 0 टाइम्स। इसको बेसिकली नीचे आना चाहिए था। खैर एनीवेज क्लिक तो नीचे आ गया और वो जो ऊपर चला गया। इसको भी मैं P के अंदर ही रैप कर देता हूँ क्योंकि P जो बटन है वो मोस्टली इनलाइन एलिमेंट है जिस वजह से वो नीचे चला गया। तो यहाँ पे मैं P टैग लगा देता हूँ ताकि ये भी ऊपर आ जाए अपने यहाँ। अब ठीक है, अब मेरी असाइनमेंट या मेरा टास्क ये है कि मैं जितनी दफ़ा इस बटन को क्लिक करूँ उतनी दफ़ा यहाँ पे ये नंबर इंक्रीमेंट होता जाए। तो ये किस तरह होगा कि इस क्लिक के इवेंट के अगेंस्ट मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा। तो वो फंक्शन क्या करेगा, सपोज मैं इस क्लिक के अगेंस्ट एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ और उस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ इंक्रीज क्लिक। एक फंक्शन मैंने बना दिया यहाँ पे। इस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं, जस्ट उसका नाम देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो पब्लिक होती है। तो इंक्रीज क्लिक क्या करेगा, वो सिंपली दिस डॉट टाइम्स के अंदर प्लस प्लस कर देगा। जो भी उसकी वैल्यू होगी उसमें एक इंक्रीमेंट करेगा और जैसे ही वो इंक्रीमेंट करेगा वो इंक्रीमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाइंड हुआ हुआ है, इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड हुआ हुआ है, तो वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब क्लिक इवेंट को लिखने का तरीका ये है कि हम बटन के अंदर ब्रेसिस, जिसको हम वो भी कह सकते हैं ब्रेसिस भी इनको कहा जाता है और इसके अलावा इनको एक और भी नाम दिया जाता है पैरेंथेसिस। जी, पैरेंथेसिस के अंदर या छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे उस इवेंट को लिखेंगे। तो मैं क्लिक इवेंट को लिखा। अब इसके बाद इक्वल साइन और डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसको हमने ये कॉल करना है क्लिक पे, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। क्योंकि ये कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसलिए इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। अब क्या होगा कि अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको क्लिक करता जा रहा हूँ यू क्लिक की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। आप इसको क्लिक पे रख सकते हैं, माउस मूव पे रख सकते हैं, माउस इंटर, माउस लीव, जैसे माउस एंटर।
आई थिंक माउस एंटर ही है इसकी, ये देखें। अब मैं क्लिक नहीं कर रहा, जैसे ही माउस एंटर कर रहा हूँ क्लिक किए बगैर, और वो उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ माउस मूव, और माउस मूव के बाद मैं यहाँ पे इसको लेकर आता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इस बटन के ऊपर माउस को मूव कर रहा हूँ सिर्फ, और इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन मैं अगर बाहर मूव करता हूँ कहीं पे भी माउस को, तो वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इवेंट बाइंडिंग। इसको मोस्टली क्लिक पे ही रखा जाता है। ये हो गया हमारे पास इवेंट बाइंडिंग। अब हम बात करते हैं टू वे बाइंडिंग्स की। टू वे बाइंडिंग क्या होता है? टू वे बाइंडिंग में हम एनजी मॉडल को यूज़ करते हैं। एक डायरेक्टिव है जिसकी मदद से हम लाइव, अगर सपोज ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला इनपुट टेक्स्ट है, इसके अंदर जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे, जो भी वैल्यू हम लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली कहीं और पे भी चेंज होगी इंस्टेंटली, राइट? इंस्टेंटली वो चेंज होगी वो वैल्यू। सपोज यहाँ पे ये जो ओरलो बॉयले लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास नेम की प्रॉपर्टी है जो कि हमने डिफाइन की है। तो हमें करना क्या होगा कि अब हम इस वैल्यू के प्रॉपर्टी के साथ इसको बाइंड नहीं करेंगे, बल्कि अब इसको बाइंड करेंगे हम एनजी मॉडल के थ्रू। लेकिन ध्यान में रखिएगा, एनजी मॉडल को यूज़ करने से पहले हमें एक मॉड्यूल फॉर्म का ऐड करना होगा। वो हम ऐड करेंगे app.module.ts फाइल में। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम, अब ये एंगुलर का कोर मॉड्यूल है, ये फॉर्म्स आ गया, सिंपल इज दैट। अब चूंकि ये फॉर्म है तो इसके लिए हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर्म्स मॉड्यूल, दैट्स इट। अब हमने इस फॉर्म को एक्सेस कर लिया मॉड्यूल को, तो इट मीन्स कि अब हम इस HTML के अंदर, सॉरी, हम कंपोनेंट जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें, इस कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर इस वैल्यू को बाइंड कर सकते हैं हम एनजी मॉडल के साथ। तो उसका तरीका ये होता है कि इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, इस तरीके से बाहर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस, और उनके अंदर लिखेंगे एनजी मॉडल। ठीक है, एनजी मॉडल लिखेंगे, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको नेम देना होगा हमें। तो ये नेम दे दिया मैंने, क्योंकि हमने ये वैल्यू चेंज करनी है। तो अब मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं ओरलो बॉयले लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इमरान कासिम लिखा, तो इंस्टेंटली आप देख सकते हैं वो चेंज हो रहा है। मैं जो भी लिखूंगा अब यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, तो एज सुन एज मैं उसको टाइप कर रहा हूँ वो उसको वहाँ पे चेंज भी कर रहा है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी, सॉरी क्या कहते हैं उसको, टू वे बाइंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेंजेस हो रही है और वो चेंजेस इफेक्ट कर रही हैं इस नेम को यहाँ पे, जहाँ पे हमने इसको एक्सेस किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टेक्स्ट चेंज हो सकेगा। तो इस तरीके से हम इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, और इसके बाद इसको यूज़ करते हुए अपना क्या कहते हैं टू वे बाइंडिंग को हम एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसपे हमारे पास एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म में एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन होगा, और हम अपनी जो भी टू डू लिस्ट होगी उसको जैसे कि लिखेंगे कि ये हमने करना है काम, जैसे उसको ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट होती जाएगी। तो इससे हमें समझ आ जाएगी कि अब हम फर्दर एरेज पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम एरेज को यूज़ करेंगे और एरेज के अंदर डाटा को सेव करके पुश करके हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, और एंड आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोज़ की तरह पसंद आई होगी, और आपको समझ लगी होगी कि इंटरपोलेशन कैसे यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है, उसके बाद इवेंट बाइंडिंग क्या होती है, और उसके बाद हमने टू वे बाइंडिंग को भी देख लिया एनजी मॉडल के थ्रू। सो मैं अब आपसे जल्द चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। So thank you guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.